नमस्ते और हमारी आज की खास चर्चा में आपका स्वागत है। आज का विषय है रिएक्ट नेटिव 0.83 और हमारे पास इसके बारे में जानने के लिए बहुत कुछ है। हमारे सोर्स में ऑफिशियल ब्लॉग पोस्ट तो है ही, लेकिन साथ ही हम कॉल स्टैक और कोड विद बेटो जैसे यूट्यूब चैनलों के डेवलपर्स के पहले अनुभवों को भी खंगालेंगे, जिन्होंने इस रिलीज को असल में इस्तेमाल करके देखा है। और हमारा मिशन है इन सभी स्रोतों से सबसे जरूरी जानकारी निकालना। रिएक्ट 19.2 का इंटीग्रेशन, बिल्कुल नए डेव टूल्स, परफॉर्मेंस में सुधार, मतलब बहुत कुछ है जानने के लिए। चलिए इसे खोलना शुरू करते हैं। और पहली ही बात जो हर सोर्स में हेडलाइन बनी हुई है वो है कोई ब्रेकिंग चेंजेस नहीं। सच कहूं तो ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। हाँ, रिएक्ट नेटिव की दुनिया में तो हर अपग्रेड एक एडवेंचर होता है, कुछ ना कुछ तो टूटता ही है। क्या ये दावा वाकई सच हो सकता है? आपका शब्द जायज है और कॉल स्टैक के वीडियो में होस्ट ने भी यही बात कही थी। ये वाकई एक बहुत बड़ा दावा है। सोर्स बताते हैं कि 2015 में जब से रिएक्ट नेटिव आया है तब से, मतलब ये पहली ऐसी मेजर रिलीज है। अच्छा। अब तक हर अपग्रेड का मतलब होता था कुछ दिन सिर्फ अपने पुराने कोड को ठीक करने में लगाना। इसी एक वादे ने इस रिलीज को ऐतिहासिक बना दिया है, अगर ये सच निकलता है तो। ठीक है, तो इस ऐतिहासिक रिलीज का सबसे बड़ा आकर्षण है रिएक्ट 19.2 का इंटीग्रेशन। इसके साथ कुछ नए एपीआईज भी आए हैं और एक नाम जो बार बार आ रहा है वो है एक्टिविटी कंपोनेंट। ये असम में है क्या और ये कौन सी समस्या हल कर रहा है? बिल्कुल, एक्टिविटी ऐप नेविगेशन को देखने का हमारा नजरिया बदलने वाला है। इसे ऐसे समझें कि जब आप किसी ऐप में टैब्स के बीच स्विच करते हैं, मान लीजिए होम से प्रोफाइल पर गए। हाँ, तो पुराने तरीके में होम कंपोनेंट पूरी तरह से मेमोरी से हट जाता था, यानी अनमाउंट हो जाता था। इसका नतीजा, जब आप वापस होम पर आते थे तो आपकी स्क्रॉल पोजीशन, फॉर्म में भरा हुआ डेटा, सब कुछ गायब। हाँ, ये तो बहुत आम समस्या है। तो एक्टिविटी इसी स्टेट को बचाता है। लेकिन एक मिनट, अगर कंपोनेंट अनमाउंट नहीं हो रहा तो वो मेमोरी में तो है। क्या इससे ऐप की परफॉर्मेंस पर असर नहीं पड़ेगा, खासकर अगर हमारे पास कई सारे छिपे हुए कंपोनेंट्स हों? बहुत अच्छा सवाल है और यही एक्टिविटी की खासियत है। इसके दो मोड्स हैं, विजिबल और हिडन। जब कोई कंपोनेंट हिडन मोड में जाता है तो वो अनमाउंट नहीं होता, उसका स्टेट बना रहता है, लेकिन रिएक्ट उसे एक कम प्राथमिकता, मतलब लोअर प्रायोरिटी पर रेंडर करता है। अच्छा, मतलब वो रिसोर्स तो इस्तेमाल कर रहा है लेकिन बहुत कम, और जो स्क्रीन पर दिख रहा है उसे प्राथमिकता दी जाती है। कोड विद बेटो सोर्स में तो इसे भविष्य के लिए डिफॉल्ट प्रैक्टिस तक बताया गया है। कॉल स्टैक के वीडियो में उन्होंने इसका एक लाइव एक्सपेरिमेंट भी किया था जो काफी दिलचस्प था। उन्होंने दो अलग अलग कंपोनेंट्स बनाए और उन्हें एक्टिविटी में डाल दिया। हाँ, और यहीं पे उस एक्सपेरिमेंट में एक बहुत बड़ा गौचा, या कहें कि एक छुपी हुई बात सामने आई। उन्होंने कंसोल लॉग से देखा कि जब एक कंपोनेंट हिडन था तो दिखने वाला कंपोनेंट तो पहले रेंडर हुआ, लेकिन हिडन वाले कंपोनेंट का यूज इफेक्ट का क्लीनअप फंक्शन चल गया, मतलब जो रिटर्न वाला हिस्सा होता है। अरे, इसका मतलब आपका स्टेट तो बचा हुआ है, लेकिन हो सकता है आपका कोई वेब सॉकेट कनेक्शन, कोई टाइमर या कोई इवेंट सब्सक्रिप्शन बंद हो जाए जो आपने यूज इफेक्ट में सेट किया था। ये तो बहुत अप्रत्याशित बग्स पैदा कर सकता है अगर डेवलपर्स सावधान न रहें। बिल्कुल, ये एक पूरी तरह से नया व्यवहार है जिसे डेवलपर्स को अपने दिमाग में रखना होगा। अब अनमाउंट ही क्लीनअप का इकलौता ट्रिगर नहीं रहा, ये एक मानसिक मॉडल का बदलाव है। तो एक्टिविटी हमारे कंपोनेंट के जीवन चक्र को देखने का तरीका बदल रहा है। मैंने सुना है एक और नया हुक है, यूज इफेक्ट इवेंट, जो हमारे यूज इफेक्ट लिखने के एक बहुत पुराने और परेशान करने वाले पैटर्न को बदल रहा है। हाँ, और ये उन डेवलपर्स के लिए बहुत बड़ी राहत है जो यूज इफेक्ट की डिपेंडेंसी एरे से जूझते रहे हैं। समस्या ये थी कि कई बार हमें यूज इफेक्ट के अंदर किसी इवेंट हैंडलर में कुछ बाहरी वैल्यू, जैसे कोई थीम या प्रॉप्स का इस्तेमाल करना पड़ता था। ओह, और जैसे ही हम उस वैल्यू को डिपेंडेंसी एरे में डालते थे, वो वैल्यू बदलने पर पूरा का पूरा इफेक्ट दोबारा चल जाता था, भले हम सिर्फ इवेंट हैंडलर को अपडेट करना चाहते हो। और इसका क्लासिक हैक था ESLint-disable next line react hooks exhaustive depths। मुझे लगता है हर डेवलपर ने ये कमेंट सैकड़ों बार लिखा होगा। बिल्कुल, यू इफेक्ट इवेंट इसी हैक को खत्म करने आया है। ये हमें उस लॉजिक को, उस फंक्शन को एक अलग इवेंट में लपेटने की सुविधा देता है जो रिएक्टिव नहीं है। तो अब हम उस फंक्शन को यू इफेक्ट में बिना डिपेंडेंसी एरे में डाले इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो हमेशा लेटेस्ट वैल्यूज के साथ अपडेट भी रहेगा। ये कोड को ज्यादा साफ और सुरक्षित बनाता है। रिएक्ट 19 के ये एपीआईज तो कोड लिखने के तरीके को बदल रहे हैं,
लेकिन कोड लिखना तो आधी कहानी है, असली लड़ाई तो डीबगिंग की होती है। और मैंने सुना है कि डेवलपर अनुभव के लिहाज से सबसे बड़ा बदलाव डेव टूल्स में आया है। अब वो ब्राउजर में नहीं खुलते। जी हाँ, और ये एक बहुत बड़ा सुधार है। मैं हमेशा ब्राउजर वाले डेव टूल से परेशान रहती थी। कभी कभी कोई ब्राउजर एक्सटेंशन गड़बड़ कर देता था, या फिर वो कनेक्ट ही नहीं होता था, या बहुत धीमा हो जाता था। ये बहुत आम समस्या थी। हाँ, और अगर आप किसी क्लाइंट की मशीन पर डीबग कर रहे हो और उनके ब्राउजर में अजीब-अजीब सेटिंग्स या एक्सटेंशन हो, तब तो और भी मुश्किल। अब वो सब खत्म। नया डेव टूल्स एक अलग डेस्कटॉप ऐप है। ये 0 इंस्टॉल सेटअप है, ज्यादा तेजी से लॉन्च होता है, और सबसे जरूरी बात ये भरोसेमंद है, क्योंकि ये आपके पर्सनल ब्राउजर प्रोफाइल से पूरी तरह अलग चलता है। और इसमें कुछ नए पैनल भी जुड़े हैं। नेटवर्क पैनल की तो सालों से मांग थी। बिल्कुल, नेटवर्क इंस्पेक्शन पैनल अब सभी रिएक्ट नेटिव ऐप्स के लिए डिफॉल्ट रूप से उपलब्ध है। ये आपको ऐप द्वारा की गई सभी नेटवर्क रिक्वेस्ट्स जैसे फेच, XML, HTTP रिक्वेस्ट को देखने देता है। लेकिन इसकी सबसे खास बात है इनिशिएटर टैब। अच्छा, वो क्या करता है? वो आपको सीधा आपके कोड की उस लाइन पर ले जाता है जहां से वो नेटवर्क रिक्वेस्ट की गई थी। अरे वाह! तो मतलब अब हमें ये ढूंढने के लिए पूरे कोड में console.log नहीं लगाना पड़ेगा कि आखिर वो API कॉल आ कहां से रही है। ये तो डिबगिंग की एक बड़ी मुश्किल हल हो गई। हाँ, ये बहुत शक्तिशाली है। यहाँ बस एक छोटी सी बात ध्यान रखने वाली है, जो सोर्स में बताई गई है। जो लोग एक्सपो इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें अभी भी एक्सपो का अपना नेटवर्क पैनल दिखेगा, जिसमें शायद कुछ कम फीचर्स हों। अच्छा, ऑफिशियल पैनल में अभी एक्सपो फेच का सपोर्ट नहीं है, लेकिन टीम इस पर काम कर रही है। और परफॉर्मेंस पैनल का क्या? कोड विद बेटो के वीडियो में उन्होंने इसका एक डेमो दिखाया था। वो किसी प्रोफेशनल प्रोफाइलिंग टूल जैसा लग रहा था। हाँ, परफॉर्मेंस ट्रेसिंग पैनल आपको अपने जावास्क्रिप्ट कोड की परफॉर्मेंस को रिकॉर्ड करने और उसका विश्लेषण करने देता है। आप एक फ्लेम ग्राफ में देख सकते हैं कि कौन से फंक्शन या ऑपरेशन में सबसे ज्यादा समय लगा। आप इसमें कस्टम टाइमिंग मार्कर भी डाल सकते हैं, ताकि आप किसी खास हिस्से के परफॉर्मेंस को माप सकें। यह ऐप को धीमा करने वाली चीजों को खोजने के लिए एक बहुत जरूरी टूल है। परफॉर्मेंस की बात हो रही है तो ये सिर्फ समस्याओं को ढूंढने के बारे में नहीं है, बल्कि बेहतर परफॉर्मेंस वाले फीचर बनाने के बारे में भी है। इसी से जुड़ा एक और रोमांचक फीचर है जिसका जिक्र है इंटरसेक्शन ऑब्जर्वर। कॉल स्टैक वाले तो मजाक में कह रहे थे कि आप इससे गेम इंजन बना सकते हैं। हाँ, वो थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर बोल रहे थे, लेकिन ये वेब की दुनिया से आया एक और शक्तिशाली API है। ये आपको यह पता लगाने की सुविधा देता है कि कोई एलिमेंट व्यू पोर्ट यानी स्क्रीन पर दिखने वाले एरिया में कब आ रहा है या कब जा रहा है। अच्छा, जैसे वेबसाइट्स पर होता है। बिल्कुल, वेबसाइट्स पर स्क्रॉल करते हुए जो एलिमेंट्स एनिमेट होकर आते हैं, या जो इमेज तब लोड होती है जब आप उसके पास स्क्रॉल करते हैं, वो सब इसी तकनीक से होता है। तो अब ये नेटिव ऐप्स में भी संभव है, बिना किसी भारी भरकम लाइब्रेरी के? बिल्कुल, आप सोच सकते हैं कि वीडियो को ऑटो प्ले या पॉज करना जब वो स्क्रीन पर आए या जाए, या फिर बहुत लंबी लिस्ट में आइटम्स को तभी रेंडर करना जब वो दिखने वाले हों। ये परफॉर्मेंस के लिए बहुत बड़ा बदलाव है। हालांकि यहाँ एक चेतावनी है, ये अभी कैनेरी फीचर है, यानी एक्सपेरिमेंटल। मतलब इससे अभी इस्तेमाल करना आसान नहीं होगा। सही पकड़ा। कॉल स्टैक के होस्ट को इसे चलाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। इसके लिए प्रोजेक्ट में एक खास फ्लैग सेट करना पड़ता है, और जब वो इसे ट्राई कर रहे थे तो डॉक्यूमेंटेशन में दिए गए गिटहब लिंक भी काम नहीं कर रहे थे। ओहो। तो ये शक्तिशाली तो है, पर अभी के लिए ये प्लग इन प्ले बिल्कुल नहीं है। और क्या, परफॉर्मेंस की दुनिया में इंजन लेवल पर भी कुछ नया है? मैंने हमिस V1 का भी जिक्र सुना है। हाँ, हमिस V1 भी एक एक्सपेरिमेंटल ऑप्टन है। ये हमिस जावास्क्रिप्ट इंजन का अगला वर्जन है, जिसमें परफॉर्मेंस में काफी सुधार का वादा किया गया है, लेकिन ये भी अभी कच्चा है। अच्छा, इसमें भी कोई कैच है? जी, कॉल स्टैक की टीम ने इसे भी इनेबल करने की कोशिश की और पाया कि ये प्री कंपाइल्ड iOS बिल्ड के साथ काम नहीं करता, जिसके लिए उन्हें एक और बिल्ड फ्लैग को डिसेबल करना पड़ा। ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप एक नई स्पोर्ट्स कार खरीदते हैं, लेकिन उसे चलाने के लिए आपको पहले मैनुअली 3 अलग-अलग स्विच सही क्रम में फ्लिप करने पड़ते हैं। पावर तो है, लेकिन अभी उसे एक्सेस करना थोड़ा मुश्किल है। बेहतरीन एनालॉजी है। इसके अलावा iOS के लिए अब आप लेगेसी आर्किटेक्चर को पूरी तरह से कंपाइल आउट कर सकते हैं। अगर आपका ऐप पूरी तरह से नई आर्किटेक्चर पर है, तो इससे आपका बिल्ड टाइम और ऐप का फाइनल साइज दोनों कम हो सकते हैं। तो हमारे पास ये सब नई चीजें हैं, कुछ पूरी तरह तैयार, कुछ एक्सपेरिमेंटल। इन सब को देखते हुए सबसे बड़ा सवाल जो हर डेवलपर के मन में होगा, क्या उन्हें तुरंत 0.83 पर अपग्रेड कर लेना चाहिए? सोर्स के अनुसार अगर कोई नया प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है या ऐप में परफॉर्मेंस सुधार की सख्त जरूरत है, तो जवाब है हाँ।
खासकर नो ब्रेकिंग चेंजेस के वादे के चलते 0.82 से अपग्रेड आसान होना चाहिए। लेकिन वो अगर मगर वाला हिस्सा तो हो गई। नो ब्रेकिंग चेंजेस वाली बात थोड़ी ज्यादा ही अच्छी लग रही है। असल दुनिया में क्या रुकावटें आ सकती हैं? बिल्कुल, और यहाँ कोड विद बेतो का सोर्स एक बहुत जरूरी बात बताता है। भले ही रिएक्ट नेटिव कोर में कोई ब्रेकिंग चेंज ना हो, आपकी थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज का क्या? हाँ, ये तो है। लाइब्रेरीज जैसे रिएनिमेटेड या जेस्चर हैंडलर अक्सर रिएक्ट नेटिव के खास वर्जन पर निर्भर करती हैं। तो हो सकता है रिएक्ट नेटिव का अपग्रेड तो आसानी से हो जाए, लेकिन फिर आपको पता चले कि आपकी आधी लाइब्रेरीज कंपैटिबल ही नहीं है और उन्हें भी अपग्रेड करना पड़ेगा, और शायद उनके अपग्रेड में ब्रेकिंग चेंजेस हों। तो असल में चेंज तो होगा, बस वो कोर से नहीं आएगा, इकोसिस्टम से आएगा। ये बहुत जरूरी पॉइंट है। सही कहा। इसलिए हमेशा की तरह एक अलग ब्रांच में अपग्रेड करें, अपनी सभी लाइब्रेरीज की कंपैटिबिलिटी जांचें और पूरी तरह से रिग्रेशन टेस्टिंग करें। ये कोई जादुई अपग्रेड नहीं है जिसमें आप बस वर्जन नंबर बदल दें और सब कुछ चल जाए। तो कुल मिलाकर रिएक्ट नेटिव 83 सिर्फ एक नंबर का बदलाव नहीं है। ये डेवलपर अनुभव, खासकर डेव टूल्स के साथ, और ऐप परफॉर्मेंस दोनों में एक बड़ा कदम है। और नो ब्रेकिंग चेंजेस का वादा भले ही कुछ शर्तों के साथ हो, इसे अपने आप में खास बना देता है। बिल्कुल। और ये पूरी चर्चा हमें सोचने के लिए एक दिलचस्प सवाल पर छोड़ जाती है। यहाँ आता है हमारा पसंदीदा हिस्सा, एक्टिविटी जैसे टूल्स जो कंपोनेंट के स्टेट को तो बचा के रखते हैं, लेकिन उसके साइड इफेक्ट्स जैसे यू इफेक्ट क्लीनअप को फिर से चलाते हैं। क्या ये हमें कंपोनेंट लाइफ साइकिल के एक नए मानसिक मॉडल की ओर ले जा रहे हैं? अब तक हमारे दिमाग में माउंट और अनमाउंट की एक बाइनरी दुनिया थी। अब हिडन और विजिबल की एक नई परत आ गई है। इन नई क्षमताओं का पूरा फायदा उठाने के लिए डेवलपर्स को अपनी कौन सी पुरानी आदतें जैसे रिसोर्स मैनेजमेंट को सीधे अनमाउंट से जोड़ना छोड़नी पड़ सकती हैं। इस पर विचार जरूर कीजिएगा।